नमस्ते साथियों। आज अपनी चैप्टर नंबर 13 की उम्मीद करते हैं लास्ट क्लास होगी, जिसमें अपना चैप्टर नंबर 13 नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक वो समाप्त हो जाएगा। इसमें हमने एमीन पढ़ लिया था, कल की क्लास में मैंने आपको यूरिया पढ़ा दिया था, और आज की जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे नाइट्रो यौगिक। और नाइट्रो यौगिकों से ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जिसकी बात आज हम यहाँ करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। कंपाउंड है नाइट्रो यौगिक। क्या लिखा है? नाइट्रो यौगिक। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या रहेगा? नाइट्रो यौगिक। नाइट्रो यौगिक की शुरुआत करने से पहले कुछ बता दूं कि नाइट्रो जो क्रियात्मक समूह होता है इसको हम नॉर्मली प्रतिस्थापी मानते हैं। कभी भी इसको मुख्य क्रियात्मक समूह में काउंट नहीं किया जाता। इस कारण से जब हम इसका नामकरण करते हैं तो नाइट्रो को प्रतिस्थापी ही माना जाता है। तो सबसे पहले बात याद करनी कि नाइट्रो को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वैलेंसी NO2। नाइट्रो को हम किस प्रकार से लिख रहे हैं? वैलेंसी NO2। इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रो। लेकिन जब भी आप नाइट्रो की बात करते हैं, नाइट्रो समूह की बात करते हैं, तो हम नाइट्रोजन की जो इसकी जो संरचना बनाई जाती है वो संरचना कैसे बनाई जाती है वो जरूर देख लेना कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। नाइट्रो समूह की संरचना, तो जो नाइट्रो समूह की संरचना होती है वो नॉर्मली इस प्रकार से बनाई जाती है। नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन क्या करेगा कि इस नाइट्रोजन से कितने ऑक्सीजन जुड़े होते हैं? 2। तो एक वैलेंसी तो यहाँ रहेगी जिससे कोई समूह आके जुड़ जाता है। दूसरी वाली कंडीशन में होती है कि डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर इसने अपना जो लोन पेयर है एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वो इस ऑक्सीजन को दे रखा है। नॉर्मली नाइट्रोजन समूह की संरचना इस प्रकार से बनाई जाती है, लेकिन जब आप इसको अंदर बुक में पढ़ोगे तो इस संरचना को हम इस प्रकार से मानते हैं कि इसने अपना लोन पेयर इसको दे दिया, तो इसने लोन पेयर का त्याग कर दिया, इस कारण से इस पर प्लस का निशान आ जाएगा, और इसने लोन पेयर को ग्रहण कर दिया तो इस पर किसका निशान हो जाएगा? माइनस का। तो इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं N डबल बॉन्ड O, और इस नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इसको दिया तो इस नाइट्रोजन पर किसका निशान आ गया? प्लस का, और ऑक्सीजन ने इसको ग्रहण कर लिया तो इस पर किसका निशान आ गया? माइनस का। या तो स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाएंगे। अब बेटा जरूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे हो, डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है और सिंगल बॉन्ड वाला कंडीशन यहाँ पर हो सकता है। तो दूसरा वाला जस्ट हम इसके विपरीत बनाना चाहें नाइट्रो समूह की संरचना, तो वो हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं N सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ प्लस का निशान और इस पर किसका निशान दिया? माइनस का। तो आप भी समझते हो एक बार प्लस का और एक बार माइनस का निशान है, इसका मतलब ये पूर्ण रूप से क्या उदासीन हो गया? NO2। तो याद करना नाइट्रो यौगिक रिप्रेजेंट किससे करेंगे? NO2, वैलेंसी NO2। नॉर्मली नाइट्रो समूह को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रक्चर ये दे रखी है तो वो मैंने समझा दी। कभी क्वेश्चन आ जाए कि नाइट्रो समूह की अनुनादित संरचना या नाइट्रो समूह की संरचना बनाइए, तो आपको ये बना के आनी है। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है। अब इसके 3-4 कंपाउंड में आपको जल्दी से और करवा देता हूँ जिनका हम नामकरण समझते हैं कि इन कंपाउंड का हम नामकरण कैसे करेंगे। नॉर्मली हम इनका IUPAC नामकरण ही यूज करते हैं। देखो बात करें इसके लिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बात करें। अब देखो जब हम बात करें तो इसके मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूँ, पहले हम उनके नामकरण सीख लेते हैं जहाँ से ज़्यादा कन्फ्यूजन अपना ना रहे। तो पहले मैंने लिखा है यहाँ पे आपके CH3NO2, एक तो ये लिख दिया। दूसरा CH2NO2। तीसरा कंपाउंड CH2NO2। और इसके बाद बात करें CH3NO2। और एक ले तो इस NO2 को मैंने कहाँ जोड़ दिया? बेंजीन वाले पर। कहाँ जोड़ दिया? बेंजीन वाले पर। इसके बाद अगर आगे बात करें तो यहाँ पर मैंने एक और कंपाउंड लिख दिया आपके लिए। यहाँ पर NO2, एक NO2 यहाँ जोड़ दिया और दूसरा NO2 यहाँ जोड़ दिया मैंने। अब फिर से रिपीट कर समझाना चाहूँगा मैं आपको
कि जब आप इनका सादा नामकरण लिखते हो, तो सादा नामकरण तो नॉर्मली हम इनका यूज नहीं करते, नॉर्मली जो शब्द यूज करते हैं वो इसका IUPAC नामकरण है। अब IUPAC नामकरण जब आप करोगे तो यहाँ से आपको बातें क्या क्लियर करनी है वो कर लो। सबसे पहले बात तो इस नाइट्रो को हम प्रतिस्थापी मानते हैं। प्रतिस्थापी होगा तो वो पहले लिखा जाएगा, उसके बाद जितने कार्बन होते हैं उनका नाम एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इनके अकॉर्डिंग कर लिया जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादा अपना दिमाग यूज करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा अगर हम इनका नामकरण लिखना चाहे तो देखो कितना कार्बन है, एक कार्बन को मेथेन बोलेंगे और NO2 को नाइट्रो। तो इस कंपाउंड का जो नाम होगा वो हो जाएगा नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोमेथेन। अगर मुझे इसका नाम करना है तो इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रो, और 2 कार्बन से आपका एथेन, 2 कार्बन से क्या हो जाएगा, एथेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका नाइट्रो एथेन। अब यहाँ से एक बात और बता दूँ इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही 3 कार्बन आ गया, 3 कार्बन आते ही काउंटिंग स्टार्ट हो गई है। तो इसको देखो, इसको हम इस प्रकार से इसको करते हैं। तो वही बात है कि अगर क्रियात्मक समझ जुड़ा तो ठीक है, नहीं तो अगर प्रतिस्थापी होता है तो काउंटिंग हम वहाँ से करते हैं जहाँ से प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिले। तो इसके लिए हम बात कर रहे हैं कि काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, 1 2 3। तो नाइट्रो कितने नंबर पे, 1 पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 नाइट्रो। नाइट्रो को हमने कितने नंबर पे जोड़ा, तो 1 नाइट्रो, और 3 कार्बन से हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोपेन। तो 1 नाइट्रो प्रोपेन। अगर हम इसकी बात करें तो देखो यहाँ पर 3 कार्बन की संख्या ये सेलेक्ट होगी। अब आप काउंटिंग कहीं से कर लो, ये नाइट्रो कितने नंबर पर आएगा, आपके 2 नंबर पे। नाइट्रो कितने नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे। तो इसका नाम क्या होगा, 2 नाइट्रोप्रोपेन, 2 नाइट्रोप्रोपेन। तो ज़्यादा टाइम मैंने नहीं लिया, थोड़ी स्पीड बढ़ा ली है कि अपने को अभी काफ़ी मैटर पढ़ना है। तो क्या नाम होगा इसका, 2 नाइट्रोप्रोपेन। अब यहाँ पर देखो कि बेंजीन वाले के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रो। तो सिंपल सा नाम हो गया नाइट्रोबेंजीन। कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है कि अगर हमें इसका नाम लिखना है, हमें इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे कि बेंजीन वाले के ऊपर क्या लिखा है आपने, नाइट्रो। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आप लिखना चाहो तो हम क्या लिख देंगे, नाइट्रो बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा आपका इसका, नाइट्रो बेंजीन। अब यहाँ पर अगर हम इस कंपाउंड की बात कर ले, किसकी, इस कंपाउंड की बात कर ले, तो देखो इसमें काउंटिंग की बात करें तो 1 2 3, और 1 और 3 का रिलेशन मेटा कहलाता है, 1 और 3 मेटा। तो इसको हम चाहे तो ऐसे ले सकते हैं कि मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन। क्या लिख दिया मैंने, मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन। लेकिन मैंने एक शब्द आपको कहा था कि जो एम का मतलब मेटा, मेटा शब्द का जब भी हम प्रयोग करते हैं तो वो साधारण नामकरण में किया जाता है। तो अगर आप इसका IP से नामकरण करना चाहोगे तो 1 3 डाई नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। अगर IP से नाम लिखना चाहेंगे तो 1 3 डाई नाइट्रोबेंजीन। क्या होगा इसका, 1 3 डाई नाइट्रोबेंजीन। तो इतनी सी बातें हैं वो आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो ये इनका मैंने नामकरण लिख दिया, ये IP से नामकरण है। यहाँ जरूर मैंने एक सादा नामकरण का यूज किया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और घर पे इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, जिससे आपको, तो इसको अच्छे तरीके से बेटा याद कर लेना। कभी कभार नामकरण में क्वेश्चन आ जाता है। और ये बात मैंने पहले भी कही कि जब बोर्ड एग्जाम का आपका पेपर आएगा तो 2 नंबर के क्वेश्चन आपको नामकरण में आएंगे। अब 10 11 12 और 13 4 चैप्टर, इनमें से किसी भी चैप्टर से आपको नामकरण का क्वेश्चन आसानी से पूछा जा सकता है। और ईजी भी होता है कि एक बार पढ़ने के बाद ईजिली अपने को याद रह जाता है। अब देखो, अब इसके बाद बात करें तो ये तो आप यहाँ से एक बात समझने की कोशिश करना, मैं फिर से समझा दूँ कि एक तो लिखते हैं हम RNO2 और एक लिख दिया मैंने ArNO2। तो AR का मतलब तो इस NO2 से क्या जुड़ गई, बेंजीन वाले। तो इसके लिए हम नॉर्मली बोलते हैं एरिल नाइट्रो। तो नाइट्रो एरिल हो गया, और R है यहाँ पे, R का मतलब एल्किल के साथ जुड़ा हो। तो अब
नाइट्रो एल्केन, जो नाइट्रो एल्केन या नाइट्रोबेंजन जो कंपाउंड की हम बात करते हैं, बनाने की विधियों की बात करें तो इसमें इतनी कोई विशेष महत्व वाली विधि नहीं, लेकिन फिर भी 2 क्वेश्चन अपने अच्छे बनते हैं, वो मैं लिखवा देता हूं, जिसकी हम बात कर लेते हैं कि लिखे तो यहाँ से नाइट्रो यौगिकों का निर्माण, क्या लिखा है? नाइट्रो यौगिकों का निर्माण। तो नाइट्रो यौगिकों के निर्माण में अगर हम बात करें तो पहली विधि इसमें दी है हाइड्रोकार्बन से। किससे? हाइड्रोकार्बन से। अब इस हाइड्रोकार्बन वाली विधि में कुछ 2-3 रिएक्शन आती है, लेकिन जहाँ से अपने लिए क्वेश्चन पुटअप होता है, जहाँ से अपने लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हम वहाँ से इसके लिए बात करते हैं। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है अपने लिए बता दूं। प्रश्न ये आता है कि प्रयोगशाला में नाइट्रोबेंजीन का निर्माण हम कैसे करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रयोगशाला में नाइट्रोबेंजीन का निर्माण कैसे करते हैं, या बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन का निर्माण कीजिए। फिर से सुन लेना, क्वेश्चन बड़ा लैंग्वेज के रूप में तो इसी प्रकार पूछा जाएगा कि बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन का निर्माण हम किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसके लिए कि नाइट्रोबेंजीन, क्या लिखा बेटा मैंने? नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन का प्रयोगशाला में निर्माण बेंजीन की क्रिया नाइट्रिक कारक मिश्रण। अभी याद रखना चाहिए, नाइट्रिक कारक मिश्रण किसको कहते हैं? सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4, क्या लिख रहे हैं? सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 के मिश्रण के लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं? नाइट्रिक कारक या नाइट्रिकारी मिश्रण। नाइट्रिकारी मिश्रण लिख लेते हैं कि नाइट्रोबेंजीन का प्रयोगशाला में निर्माण बेंजीन की क्रिया नाइट्रिकारी मिश्रण के साथ गर्म करके किया जाता है। अब बेटा देखो, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए आपको, 2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। एक क्वेश्चन तो क्या बनेगा कि प्रयोगशाला में, मतलब लैब में, प्रयोगशाला में किसका निर्माण कीजिए? नाइट्रोबेंजीन का। या बेंजीन से क्या बनाओ? नाइट्रोबेंजीन। तो इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रिकारी मिश्रण की आवश्यकता होती है। अब ये नाइट्रिकारी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं तो सुन लेना, सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4। तो यहाँ से याद क्या रखना कि सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, वो तो क्रिया करेगा, और वहाँ उत्प्रेरक के रूप में कौन काम में आता है? आपका सांद्र H2SO4। और आपने बहुत सी रिएक्शनें पढ़ी होगी कि क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण, फिनॉल का नाइट्रीकरण, तो वहाँ आपको याद आया होगा कि ये तो उत्प्रेरक के रूप में होती है और क्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती है। अब रिएक्शन समझना, रिएक्शन कैसे याद करनी है अपने को। तो रिएक्शन के लिए मैं यहाँ लिख दूँ आपको, ये क्या बेटा? बेंजीन वाले, ये क्या बना दिया हमने? बेंजीन वाले। अब इस बेंजीन वाले की क्रिया इनसे करवानी है, तो मैंने पहले बता दिया कि क्रिया कौन करेगा? सांद्र नाइट्रिक अम्ल करेगा। तो अब नाइट्रिक अम्ल को लिखने का तरीका अगर आपको ईजिली आता है तो रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस नाइट्रिक अम्ल को चाहे तो हम कैसे लिख सकते थे? तो आप लिखते हो HNO3। इस HNO3 की जब भी आपको अभिक्रिया करवानी हो, अभिक्रिया ईजिली हो जाए, तो इसको आप ऐसा लिखा करो HONO2। देखो, एक हाइड्रोजन है, यहाँ का 3 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दिया, फिर NO2। अब आप खुद समझदार हो कि ये बीच में से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो NO2 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो जब भी आप सांद्र या नाइट्रिक अम्ल की हम बात करें तो लिखेंगे कैसे? HONO2। तो यहाँ पे मैं इसी रूप में इसको लिख देता हूँ HONO2। बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उससे अभिक्रिया ईजी हो जाती है। और क्रिया किसके साथ हो रहती है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल
तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या कर दिया, इसको गर्म कर दिया। अब एक इम्पोर्टेंट बात कि बेंजीन वलय के प्रत्येक कार्बन पे, ये 6 कार्बन है, बेंजीन वलय का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C6H6 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजीन वलय के प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। बेंजीन वलय के प्रत्येक कार्बन पे क्या होता है, एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, जो हम दिखाते नहीं है। आवश्यकता हो तो आप रिप्रेजेंट कर दो या नहीं तो मत करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक इस H को, ये जो H है उसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये सीधी सी बात है, यहाँ आवश्यकता थी तो यहाँ से H और यहाँ से OH, जल का अणु क्या हो गया, बाहर चला गया, तो और बन के जगह बेंजीन वलय के ऊपर क्या आ जाएगा, NO2। तो आपका जो उत्पाद वो क्या बनेगा, ये बेंजीन वलय हो गई आपकी, इस बेंजीन वलय के ऊपर क्या जोड़ दिया, NO2 प्लस जल का अणु बाहर चला गया। इसको आप क्या बोलते हो, नाइट्रोबेंजीन। तो ये आपने बना दिया नाइट्रोबेंजीन। किससे बनाया, बेंजीन से। तो अच्छा क्वेश्चन आ जाता कि बेंजीन से क्या बनाओ, नाइट्रोबेंजीन का निर्माण कीजिए। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। रिएक्शन में कोई हार्ड नहीं है, बस लिखने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका अगर आपको पता है तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इसके बाद हम आगे बात करें। अब देखो, ये तो एक रिएक्शन तो ये हो गई। अब हम बात करें इसमें कि दूसरी अभिक्रिया करवा रहे हैं हम एल्किल हैलाइड से। किससे करवा रहे हैं बेटा, एल्किल हैलाइड से। तो नंबर दूसरी रिएक्शन में लिख दूँ नंबर 2, एल्किल हैलाइड से। अब यहाँ पर आपकी बात है कि सर एल्किल हैलाइड से कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि एल्किल हैलाइड का मतलब क्या होता है, RH। इसकी क्रिया मैंने करवा दी HgNO2। HgNO2 इसको बोलते हैं हम सिल्वर नाइट्राइट। सिल्वर नाइट्राइट कहा जाता है। क्रिया कराओगे तो बड़ा सिंपल सी बात है कि यहाँ से आपका Hg और यहाँ से आपका X है वो अलग हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका RNO2, ये मुख्य उत्पाद बनेगा। और साथ में यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, HgX अलग हो गया। अब एक विशेष बात बता दूँ आपको कि फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये रिएक्शन अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ऑनलाइन पढ़ाई थी चैप्टर नंबर 10 में, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन कही थी कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की संभावना है। वो विशेष बात क्या है, अगर याद आ गई हो तो कमेंट्स में जरूर लिख देना सर याद आ गई है। किसकी रिएक्शन की बेटा, तो बात करें अपने इसी रिएक्शन को मैं यहाँ चेंज करके लिख रहा हूँ कि RX प्लस, अगर इसकी क्रिया मैंने KNO2 के साथ करवा दी, किसके साथ, KNO2 के साथ, तो आपका वहाँ क्या बनता अगर याद हो तो RON डबल बॉन्ड O प्लस KX, ये लिखा था हमने। दोनों में देखो कितने अंतर है, नाम मात्र का अंतर है। देखो इसको आप यहाँ से, इसमें भी ये कंडीशन है कि ये अलग हो जाएगा। पहले मैं लिख देता हूँ फिर इसको समझा दूंगा इजीली कि ये तो आपका क्या हो गया, सिल्वर नाइट्राइट। इसको आप क्या बोलते हो, पोटेशियम नाइट्राइट। लेकिन अंतर है, यहाँ जो आपका उत्पाद बना है उसको आप क्या बोलोगे, नाइट्रो एल्केन। क्या बोलोगे, नाइट्रो एल्केन, क्योंकि इसमें इस एल्किल समूह से कौन बंध बनाता है, नाइट्रोजन परमाणु बंध बनाता है। लेकिन इसमें एल्किल समूह से कौन बंध बना रहा, O बनाता है, तब इसको हम बोलते हैं एल्किल नाइट्राइट। एल्किल नाइट्राइट। तो ये याद कर लेना, ज़्यादा मैं इस पर टाइम ख़राब नहीं करूँगा क्योंकि ये चैप्टर नंबर 10 में हमने इसको डिटेल से मैंने आपको पढ़ाया था। तो नाइट्रो यौगिकों का निर्माण है, नंबर 2 लिखा एल्किल हैलाइड से। तो यहाँ आपको याद करना, एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर नाइट्राइट से करवाई तब तो बन गया नाइट्रो एल्केन, लेकिन पोटेशियम नाइट्राइट से करवा दी तो ये बन गया एल्किल नाइट्राइट। इसका रीज़न क्या है कि NO2 होता है वो उभयतंतु लिगेंड होता है,
और वहाँ हमने ये भी मैंने बताया था विभाजन टू लिगेंड होने से क्या होता है कि AgNO2 है ये तो सहसंयोजक कंपाउंड होता है और KNO2 होता है वो आयनिक कंपाउंड होता है, उनके कारण होता है। यहाँ हम ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बात करते हैं। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट रिएक्शन है उसकी तरफ जल्दी से स्क्रीनशॉट, फिर आगे अब देखो बेटा, तीसरी रिएक्शन हम यहाँ लिख रहे हैं एनिलीन से। किससे बनाएंगे? एनिलीन से। बेटा ये रिएक्शन अच्छी है और ये रिएक्शन वैसे हमने पढ़ ली है काफ़ी 2-3 जगह, ये रिएक्शन अपनी रिपीट हो चुकी है, तो इस रिएक्शन को हमने 2-3 जगह पढ़ लिया है एनिलीन से। तो यहाँ पर एनिलीन की जो क्रिया करवाई जाती है वो नाइट्रिक अम्ल से, मैं समझा तो रिएक्शन साथ में लिखते जाते, लैंग्वेज का यहाँ कोई रोल नहीं है। एनिलीन का मतलब हमने अभी सीखा था क्या, बेंजीन वाले के ऊपर जब क्या जुड़ा होता है NH2, तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एनिलीन। फिर मैंने आपको एक बात समझाई थी, जब आपने एमीन पढ़ा था और प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया आपने नाइट्रस अम्ल से करवाई थी, तो मैंने एक समझाया था कि HNO2 क्या बोलते हो आप इसको? नाइट्रस अम्ल। क्या बोलते हो? नाइट्रस अम्ल। तो बहुत सी जगह चाहे तो आप इसको लिख दो, अन्यथा आप इसके स्थान पर चाहे तो NaNO2 प्लस HCl लिख सकते हो। ये बात मैंने बताई थी, अगर याद हो तो आपको। HNO2 नाइट्रस अम्ल होता है, इसको चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं? NaNO2 प्लस HCl। इसके मिश्रण से हमें ये प्राप्त होता है, हमें इतना याद रखना है। तो क्रिया करवा दो इनकी, तो क्रिया कराएंगे तो देखो कंडीशन क्या आती है यहाँ पे, यहाँ लिखा NaNO2 और कितने HCl लेंगे यहाँ पे बेटा, ये याद करना। HCl कितने लेंगे? 2, तो एक HCl और दूसरा HCl। अब देखो बेटा उत्पाद कैसे बनता है, और साथ में इसको 273 केल्विन पर कर दिया मैंने गरम। तो हुआ क्या, अब ये गौर से समझना कि बनता क्या है। यहाँ से एक Na और यहाँ से एक Cl, तो साफ समझ में आ गया कि आपका NaCl क्या हो गया? बाहर चला गया। अब देखो गौर से, यहाँ पर कितने H है? 2, यहाँ से 2H, यहाँ से 2O और 2H यहाँ से, इसका मतलब 4H और 2 ऑक्सीजन बाहर चले गए, और 4H और 2 ऑक्सीजन का मतलब जल के अणु कितने बाहर चले गए? 2 बाहर चले गए। अब जो शेष बचा है, शेष जो बच्चा है उसको आप जोड़ दो बेटा। तो जोड़ेंगे तो कंडीशन देखो क्या आती है यहाँ पे, ये बेंजीन वाले, अब बच्चा क्या, एक N यहाँ बच्चा, एक N यहाँ बच्चा और ये Cl, तो ये N डबल बॉन्ड N और Cl बन गया। और इस कंपाउंड का मैंने नाम बताया था, बेंजीन डाई एजोनियम Cl है तो क्लोराइड बोल देंगे। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो एनिलीन की क्रिया आपने या तो बोल सकते नाइट्रस अम्ल या NaNO2 प्लस HCl के साथ करवा दी, तो आपको क्या प्राप्त हो गया? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। लेकिन आप भी जानते हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं? नाइट्रो कंपाउंड बनाने की विधि। तो अब इस रिएक्शन में हम आगे क्या करते हैं कि आपका ये जो कंपाउंड बना है, ये जो कंपाउंड बना है, इसकी क्रिया कराएंगे NaNO2 के साथ, NaNO2 के साथ और कॉपर की उपस्थिति में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अभिक्रिया हम किसके साथ करवाएंगे? NaNO2 की रिएक्शन करवाएंगे और कॉपर की उपस्थिति में। तो बड़ा सिंपल सी बात है, होता क्या है, यहाँ से NaCl बाहर चला जाता है, N2 गैस के रूप में क्या हो जाती है? बाहर उड़ जाती है, तो ये NO2 है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो आपको प्राप्त क्या होगा? इस बेंजीन वाले के ऊपर क्या जुड़ गया? NO2, साथ में बाहर क्या निकल गया? NaCl प्लस N2, और हमें ये नाइट्रो बेंजीन प्राप्त हो गई है। नाइट्रो बेंजीन प्राप्त हो गई। अब बेटा क्वेश्चन की बात कर लूँ मैं आपको,
क्या होता है कि बहुत बार बच्चे पढ़ तो लेते हैं ऑर्गेनिक, लेकिन वो याद क्यों नहीं कर पाते। आप तो अब ये बना लोगे कि ये नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधि है, बड़ा ऐसे क्वेश्चन तो हो जाते हैं याद। क्वेश्चन ये अच्छा बन जाता है कि एनिलीन से क्या बनाओ, नाइट्रोबेंजीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। मैं लिख दूं यहाँ फिर से कि क्वेश्चन ये आ जाएगा कि एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन का निर्माण कीजिए, एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन बनाइए। तब ये रिएक्शन अपने को याद होनी चाहिए कि ऐसे हमने पढ़ा था, एनिलीन से हमें क्या बनाना है बेटा, नाइट्रोबेंजीन। तब हमें जाके इतना याद होगा। तो ये रिएक्शन 2-3 बार ये भी रिपीट हो चुकी है। तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी रिएक्शन है तो वो रिपीट होती रहती है। अब हो सकता है कि जो स्टूडेंट फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ी बहुत इसमें प्रॉब्लम हो, तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लें। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एमीन के रासायनिक गुण। तो ये तो बनाने की विधियों में जो विशेष बात लिखी थी वो मैंने बता दी। इसके बाद हम बात करेंगे एमीन के रासायनिक गुण। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अपनी याद कर लेना। अच्छी इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्वेश्चन अच्छा बनता है, एनिलीन से क्या बनाओ, नाइट्रोबेंजीन। और अभी हमने पढ़ा था बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, दोनों अच्छे आपको याद करने कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो वो दिमाग की बत्ती जलती नहीं है और फिर सोचते रहते। तो फिर लास्ट ऑप्शन एक होता है कि पर्सन को देखो, मुस्कुराओ, छोड़ दो। तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना तो कन्फ्यूजन ना रहे। अब बेटा हम बात कर रहे हैं क्या, नाइट्रो यौगिकों के रासायनिक गुण। अब बेटा आपको सीधी बात है, रासायनिक गुण की बात करेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया आएगी। और यहाँ रासायनिक अभिक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट्रो यौगिकों का अपचयन। और यहाँ से मैं अभी आपको 3-4 अपचयन लिखाऊंगा नाइट्रोबेंजीन के, और वहाँ से कन्फर्म मान के चलना अगर नाइट्रो यौगिकों का क्वेश्चन पूछा जाता है, नाइट्रो यौगिकों का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज़्यादा अगर क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा। तो क्या लिख रहे हैं हम, नाइट्रो यौगिकों का अपचयन। अब सीधी बात है कि अपचयन होगा तो हम क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन। तो यहाँ मैंने लिखा है नाइट्रो यौगिकों का अपचयन। अब यहाँ पर सीधा मैंने रासायनिक गुण में पहले पॉइंट ले लिया, नाइट्रो यौगिकों का अपचयन। बेटा अब जब अपचयन करेंगे तो यहाँ पर नाइट्रो समूह के अपचयन से अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आपको उत्पाद प्राप्त होंगे, और ये सब आपको अच्छी तरीके से याद करनी। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ जिनको आपको समझनी है। तो अपचयन की बात करें तो जैसे मैंने लिख दिया, एक तो RNO2। जैसे फर्स्ट बार मैंने अपचयन किया तो क्या बनता है, फिर दूसरी बार अपचयन, फिर तीसरी बार। जो बेटा सबसे पहले आप समझो कि मैंने यहाँ क्या लिखा, RNO2, और यहाँ पर मैंने कितने हाइड्रोजन ले दिए, 2। अपचयन के लिए कितने हाइड्रोजन लिए, 2। अब जो 2 हाइड्रोजन में क्या होगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसका मतलब है सीधी सी बात है कि जल का अणु क्या हो गया, बाहर चला गया। अब इसका मतलब यहाँ से 1 ऑक्सीजन बाहर चला गया तो क्या बन गया, RN डबल बॉन्ड O। और धरना N और O हो तो इस कंपाउंड को बोलते हैं हम नाइट्रोसो। क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो। तो ये आपका एल्किल जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, एल्किल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो। और R के लिए आपने शब्द ले लिया एल्केन, तो आपका क्या बन गया, नाइट्रोसो एल्केन। अब आपने क्या किया, इसका फिर से अपचयन किया। अपचयन किया तो क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड टूटा, एक H यहाँ जुड़ेगा, दूसरा H यहाँ जुड़ेगा, फिर से एक H यहाँ जुड़ेगा, दूसरा H यहाँ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या बन जाएगा, RNHOH। अब देखो बेटा यहाँ से एक बात इंपॉर्टेंट सुन लेना, जो क्वेश्चन भी आता है, H2NOH, इस कंपाउंड को बोलते हैं हम हाइड्रोक्सिल एमीन। अब इसको समझना, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन। यहाँ से एक H हटा के देखा जाए तो R जुड़ गया, तो नाम होता है एन एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन। तो इसका क्या नाम देते हैं हम, एन एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन, ये बन गया। अब इसी का अपचयन मैं नीचे की तरफ समझा दूं कि एन एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन। और अगर हमने इसका अपचयन, कितने हाइड्रोजन दे दिए बेटा, 2। अब जो 2 हाइड्रोजन दिए तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन तो इसके साथ जुड़ के जल का अणु बाहर निकाल देगा और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, माइनस जल का अणु तो क्या हो गया, बाहर चला गया, RNH2 बन गया। और ये आपको क्या प्राप्त हो गया, एमीन। देखो नाइट्रो कंपाउंड से आपको एमीन प्राप्त हुआ, लेकिन इस एमीन प्राप्त करने
लिखते समय क्या क्या बना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर हम अलग से इनकी बात करेंगे। कि सबसे पहले नाइट्रो यौगिक का हम अपचयन की बात कर रहे हैं, तो नाइट्रो का मतलब होता है RNO2, NO2 लिख दिया। अपचयन करें तो मैंने कितना हाइड्रोजन लिखे हैं यहाँ पे 2, तो 2 हाइड्रोजन और 1 जल का अणु, तो बाहर क्या चला जाएगा आपका H2 बाहर चला गया, तो O कितना बचेगा 1, तो लिखने का तरीका क्या होगा RN डबल बॉन्ड O, RN डबल बॉन्ड O। इस कंपाउंड को हम बोलते क्या है नाइट्रोसो एल्केन। क्या बोलते हैं नाइट्रोसो एल्केन बोलते हैं। इसके बाद मैंने 2H और लिए, तो एक H यहाँ जोड़ दिया, डबल बॉन्ड तोड़ दिया, डबल बॉन्ड था उसको हमने तोड़ दिया, तो एक H यहाँ जुड़ गया और एक H यहाँ पे, तो ये बनता है। ये देखा जाए तो ऐसा होता है, इसका सही नाम होता है हाइड्रोक्सिल एमीन, तो एमीन से R जुड़ा तो एन एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन नाम दे दिया। और इसका और अपचयन करो तो कितने H रख दिए मैंने बेटा यहाँ पे 2, तो 2H रख दिए, तो 2 में से एक H तो यहाँ जुड़ गया OH, तो उस वो तो जल के रूप में क्या हो गया बाहर चला गया, एक H को यहाँ जोड़ दो तो एमीन बन गई। तो ये नॉर्मली कंडीशन में जो नाइट्रो कंपाउंड होता है उसका नामकरण ऐसे ऐसे होगा, तो हमें ये कंपाउंड प्राप्त होता है। अब आपको याद क्या करना है, जो नॉर्मली एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो बेंजीन के लिए आता है, नाइट्रो बेंजीन का अपचयन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसका नाइट्रो बेंजीन का अपचयन। और यहाँ पर आपको याद क्या करना है, अम्लीय माध्यम में अपचयन, क्षारीय माध्यम में अपचयन और उदासीन माध्यम में अपचयन। अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। और जो क्षारीय माध्यम में होता है उसमें तो अलग अलग कंडीशन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपका जलीय विलयन है, एल्कोहलिक विलयन है, ग्लूकोज वाला विलयन है, तीनों कंडीशन में अलग अलग बनेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर याद रखना कि नाइट्रोबेंजीन का जब हम अपचयन करेंगे तो कौन से माध्यम में करते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है अपने लिए बात याद करने के लिए। तो ये तो आपने नोट कर लिया होगा सभी ने, तो मिटा रहा हूँ बेटा इसको। अब देखो, अब आगे हम बात करें कि नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करना है, तो अपचयन करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं अम्लीय माध्यम में। कौन से माध्यम में, नंबर 1 लिखा मैंने अम्लीय माध्यम में। तो अम्लीय माध्यम में जब आप अपचयन करोगे, अम्लीय माध्यम में जब अपचयन करोगे तो आपको तीर के निशान पर SN+HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल गया। HCl का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो SN+HCl लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब यहाँ पर मैं फिर से बता दूँ नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कर रहा हूँ। तो अम्लीय माध्यम में अपचयन के लिए तीर के निशान पर क्या लिखा हुआ मिलेगा, SN+HCl। तो यहाँ पर आपको ये बात माइंड में क्लियर करना है कि उसमें जो नाइट्रोबेंजीन है वो एमीन में परिवर्तित होगा। किसमें, एमीन में। तो देखो कंडीशन क्या लिखनी है, नाइट्रोबेंजीन का मतलब ये आपकी बेंजीन वाले, इस बेंजीन वाले के ऊपर मैंने क्या जोड़ दिया बेटा, NO2, तो इसको आप क्या बोलते हो, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। इसके लिए देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे का, ये लिखा हुआ मिलेगा और यहाँ तीर का निशान होगा और वहाँ लिखा होगा SN+HCl। अब पूछेगा उत्पाद क्या बनेगा, तो हमें क्या याद करना वो सुन लो। नाइट्रोबेंजीन है, SN+HCl लिखा है, तो HCl इसका मतलब माध्यम क्या हो गया, अम्लीय माध्यम। और अम्लीय माध्यम जब लिखा हुआ हो तो माइंड में बिल्कुल बात फिट कर लेना कि जो NO2 होता है वो एमीन में कन्वर्ट होगा। NO2 किस में बदलेगा, एमीन में। तो NO2 को एमीन में कन्वर्ट करो तो क्या बनता है आपका यहाँ पे, बेंजीन वाले के ऊपर NH2, बेंजीन वाले के ऊपर क्या बना दिया आपने, NH2, और इसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन। अब देखो बेटा NH2 में कन्वर्ट किया है NO2 को, तो अब बेटा देखो कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता हुई, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन को अगर जल के अणु के रूप में बाहर निकालना तो हाइड्रोजन कितने चाहिए, 4, तो 4 हाइड्रोजन तो वो हो गए और 2 हाइड्रोजन आपको जोड़ने हैं, तो कुल हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। तो यहाँ पे हमने 6 हाइड्रोजन लिख दिए, 6H। तो इसका मतलब कितने जल के अणु बाहर चले गए, माइनस कितने H2 बेटा, 2H2। तो यहाँ पर याद होना चाहिए अम्लीय माध्यम में क्या लेंगे, SN+HCl। और चाहो तो एक बात और लिख लेना कि आपको क्या प्राप्त होगा,
एमीन प्राप्त होता है। बेटा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, माइंड में गांठ बांध लेना, बिल्कुल लॉक कर देना इस बात को कि अम्लीय माध्यम में अपचयन कर रहे हैं तो नाइट्रोबेंजीन से क्या बन गया आपका एनिलीन। नाइट्रो समूह एमीन समूह में परिवर्तित होता है। अब क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि ये रिएक्शन मिलेगी, H नहीं मिलेगा, उत्पाद की पहचान करनी है। दूसरा क्वेश्चन ये भी रह सकता है अगला, डायरेक्टली नाइट्रोबेंजीन से क्या बनाओ, नाइट्रोबेंजीन से क्या बनाओ एनिलीन। तो बेटा वहाँ याद नहीं आएगा कि कौन सी अपचयन अभिक्रिया काम में लेती है। तो ये तो थे आपके अम्लीय माध्यम में। इसके बाद बेटा हम ले लेते उदासीन माध्यम में। किसकी बात कर लें, उदासीन माध्यम में। तो अब देखो उदासीन माध्यम में जब आप अपचयन करेंगे, दूसरी कंडीशन क्या लिखी है मैंने, उदासीन माध्यम में। तो पहली बात तो ये समझनी है कि जब उदासीन माध्यम लिखा हो तो हमें तीर के निशान पे क्या मिलेगा, तो माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लेना, जिंक प्लस अमोनियम क्लोराइड। क्या लिखा मिल गया, जिंक प्लस अमोनियम क्लोराइड, ये मिलेगा। और ये मिलेगा तो याद कर लेना कि जो नाइट्रो समूह किस में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोक्सिल एमीन में। हाइड्रोक्सिल एमीन अभी बात की थी बेटा, क्या पढ़े मिलेगा आपको, हाइड्रोक्सिल एमीन प्राप्त होता है। हाइड्रोक्सिल एमीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा हमें, हाइड्रोक्सिल एमीन प्राप्त होता है। तो इसके लिए भी मैं आपके लिए लिख देता हूं, रिएक्शन समझे। ये बेंजीन वाले, यहां पर आपका NO2 अपचयन करोगे तो यहां हाइड्रोजन लिखने पड़ेंगे। और तीर के निशान पे क्या लिखा हुआ मिलेगा, Zn प्लस अमोनियम क्लोराइड। तो चलो ऐसे लिख देते हैं, Zn यहाँ लिख दिया और अमोनियम क्लोराइड नीचे लिख दिया NH4Cl। तो ये लिखते ही आपको समझ जाना चाहिए माध्यम कौन सा होगा, उदासीन। अमोनियम क्लोराइड उदासीन होता है। अब नाइट्रोबेंजीन है, ये लिखने का मतलब क्या हो गया, उदासीन। उदासीन का मतलब NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल एमीन में। और हाइड्रोक्सिल एमीन अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हाइड्रोक्सिल एमीन को हमें याद कैसे करना है। तो इसके लिए तरीका क्या था कि ये बेंजीन वाली यहाँ बना दी मैंने। इसके पश्चात अब देखो हाइड्रोक्सिल एमीन का मतलब क्या था, अगर याद हो तो NHOH, इसको आप क्या बोलते हो, हाइड्रोक्सिल एमीन। अब यहाँ से आप एक बात समझो कि हमें कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता हुई। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर पूरे में कितना, 1। तो एक ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, तो एक ऑक्सीजन को बाहर निकालने का मतलब एक जल का अणु बाहर जाएगा। अब जल का अणु बाहर जाने का मतलब कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2, और एक यहाँ जोड़ दिया और एक यहाँ, मतलब कुल कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता हो गई, 4। तो यहाँ पर आप लिख देना 4H। इसका मतलब इसको तो आप क्या बोलते हो, नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलते हो, नाइट्रोबेंजीन। और इसका नाम देखो हाइड्रोक्सिल एमीन है, तो इस बेंजीन वाले को अगर आप प्रतिस्थापी मानो तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, फेनिल। क्या ले सकते हैं, फेनिल। कुछ जगह मैंने बताया था इस बेंजीन वाले के लिए हम क्या प्रतिस्थापी के रूप में क्या शब्द काम में लेते हैं, फेनिल। तो नाम हुआ N फेनिल, और इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो N फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। बेटा ये अपचयन वाला जो क्वेश्चन है मैं बता दूं, अभी क्षारीय माध्यम आपका बच गया, वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है। और सबसे बड़ी बात कि आपने मारवाड़ी बोला कि रड़ा मड़ा हो जाया करे, मिक्स हो जाता है, तो बिल्कुल याद या समझ में नहीं आता है और एकदम मिक्स हो जाता है। तो इसको पकड़ के रखना है, मिक्स होने नहीं देना है, नहीं तो अपनी खिचड़ी एग्जाम में बन जाएगी। तो याद दोनों चीज़ें करनी है, कौन से माध्यम में, अम्लीय माध्यम में और फिर उदासीन माध्यम में। दोनों चीज़ें मैंने अलग अलग ढंग से समझा दी है। इसके बाद हम बात करते हैं क्षारीय माध्यम में। उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो इसमें आगे बात करें तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया हुआ अच्छी तरीके से, दोनों इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करें कि अब देखो आगे
तीसरा पॉइंट जो हम लिखते हैं वो आपका क्षारीय माध्यम में। कौन से माध्यम में अपचयन करें अब? क्षारीय माध्यम में। बड़ा सीधी बात है, क्षारीय माध्यम में अपचयन करेंगे तो क्षार की आवश्यकता होगी। क्षारीय माध्यम में अपचयन करेंगे तो किसकी आवश्यकता होगी? क्षार की। और क्षार के रूप में सबसे नॉर्मली हम लेते हैं कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब यहाँ से भाई रिएक्शन को लिखने के लिए कुछ बातें कर रहे हैं कि ये मैंने बनाई बेंजीन वाले NO2 और ये नाइट्रो बेंजीन बन गया आपका। ये बेंजीन वाले और यहाँ पर मैंने लिख दिया NO2, तो ये क्या बन गया आपका? नाइट्रो बेंजीन। अब बहुत बार अगर हम इनकी रिएक्शन करवाएं तो देखो बेटा सुनना, ये तो केवल बेंजीन वाले थे तो इसका फॉर्मूला तो होता है C6H6, लेकिन ये NO2 जब आप जोड़ते हो तो यहाँ वाला जो हाइड्रोजन होता है वो बाहर निकलेगा तब NO2 जोड़ेगा। इसका मतलब NO2 जोड़ने का मतलब यहाँ का हाइड्रोजन बाहर निकल गया, इसका मतलब अब इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे? 5। ये तो इसका मतलब ये तो गया C6H5 और इसको क्या बोल देंगे? NO2। तो इस स्ट्रक्चर को चाहे तो हम ऐसे भी बना सकते हैं ईजिली, बेंजीन वाले और बेंजीन वाले के ऊपर NO2, या इसको लिख दो C6H5 NO2। नाम नाइट्रो बेंजीन रहेगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो अब रिएक्शन थोड़ा इजीली समझ में आ जाए तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे C6H5 NO2। अब क्षारीय माध्यम में इसके अंदर 3 उत्पाद बनते हैं अलग अलग, तो तीनों में याद रखना कि हमें लेना क्या है। देखो यहाँ पे कि सबसे पहले मैंने क्या किया कि C6H5 NO2, C6H5 NO2 हाइड्रोजन होंगे और यहाँ तीर के निशान पे क्षार के रूप में बेटा देखो ऊपर तो लिख दिया ग्लूकोज का जलीय विलयन था और उसमें क्षार मैंने क्या ले लिया? NaOH। यहाँ पर क्या उत्पाद बनता है हमें वो याद करना है। इसके बाद ए दूसरे हम बात करें C6H5 NO2, यहाँ पर हमने क्या किया है? क्षार लिया है लेकिन जिंक धातु है और क्षार में आपका वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ क्षार का जो विलयन ले रहे हैं, क्षार का जो हम विलयन ले रहे हैं वो एल्कोहलिक विलयन है। कैसा विलयन है? एल्कोहलिक। एल्कोहलिक का मतलब इसको एल्कोहल में घोला गया है, एक ही कंडीशन ले ली। और तीसरी कंडीशन C6H5 NO2, यहाँ क्या लिख दिया? ZnNaOH और ये क्या लिखा? जलीय। अब बेटा सबसे बड़ी कन्फ्यूजन क्या है कि सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है कि यहाँ बनेगा क्या। पहली बात तो पहचान करनी थी कि उदासीन वाले और अम्लीय वाले तो लगते हैं। क्षारीय में 3 कंडीशन है, NaOH NaOH NaOH, तीनों में NaOH है। एक में मैंने क्या लिखा? ग्लूकोज, दूसरे में जिंक है, दोनों में। लेकिन यहाँ पर जिंक के साथ जो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक का एल्कोहलिक विलयन है और एक का जलीय विलयन। एल्कोहलिक का मतलब एल्कोहल में घोला गया है और जलीय का मतलब जल में घोला गया है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब हमें उत्पाद क्या बनेगा? तीनों में जो उत्पाद बनता है वो अलग अलग बनता है, तो वो हमें समझना और याद करना है। अब देखो बेटा याद क्या करना है कि याद ये करना है कि अगर आपने ग्लूकोज लिया है, क्या लिया है? ग्लूकोज, क्षार के साथ ग्लूकोज लिया है तो आपका एजोक्सी बेंजीन बनता है। एक तो होता है एजोबेंजीन और एक होता है एजोक्सी बेंजीन। यहाँ इसके लिए भी हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि थोड़ा ईजिली आपको समझ में आ जाए कि C6H5N डबल बॉन्ड N ये कंडीशन हो, इसको तो हम बोलते हैं एजोबेंजीन। क्या बोलते हैं? एजोबेंजीन। और अगर इस नाइट्रोजन से एक ऑक्सीजन और जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं एजोक्सी बेंजीन, तो वो बनता है। अब सीधी बात है कि इसका मतलब आप इसको बनाओगे कैसे वो देखते हैं यहाँ पे कि अगर आपने ये लिया और ग्लूकोज और NaOH के द्वारा इसका अपचयन किया है तो आपका ये बनेगा C6H5N डबल बॉन्ड N C6H5 और ये नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर किसको दे दिया? ऑक्सीजन को। और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एजोक्सी बेंजीन। क्या नाम इसका? एजोक्सी बेंजीन। अब देखो बेटा सबसे पहली बात हमें यहाँ पर हाइड्रोजन लेने की, हमें अपचयन में यहाँ कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता हुई। तो अब देखो गौर से कि अगर समझे तो यहाँ ऑक्सीजन कितने थे बेटा? कितने? अब सुनो C6H5N, यहाँ पे C6H5N, इसका मतलब आपको कितने इस समूह की आवश्यकता होगी? 2 की होगी बेटा। कितने की आवश्यकता होगी?
2 की। अब 2 की होगी तो कुल ऑक्सीजन कितने हो गए 4। अब 4 में से यहाँ ऑक्सीजन कितना काम में आया 1, तो कितने गए काम से 3। अब 3 को बाहर निकालने का तरीका एक ही है, जल का अणु। अब 3 ऑक्सीजन को अगर जल के अणु के रूप में बाहर निकालना है तो कुल हाइड्रोजन कितने चाहिए आपको 6। इसका मतलब यहाँ पर आप क्या लिख दोगे 6H। तो याद कर लेना कि नाइट्रोबेंजीन का अगर आप चेन आप क्षारीय माध्यम में ग्लूकोज प्लस NOH के साथ करते हो तो एजोक्सीबेंजीन बनेगा। तो कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता हुई 6 की। अब देखो अगर आपने इस कंपाउंड का अपचयन, यदि आपने इस कंपाउंड का अपचयन, फिर से रिपीट कर लेता हूं, यदि आपने इस कंपाउंड का अपचयन किसके द्वारा जिंक और एल्कोहलिक माध्यम में किया है तो आपका फिर क्या बनता है एजोबेंजीन। क्या बनेगा एजोबेंजीन बनेगा। तो इसके लिए हम क्या, इसके लिए एजोबेंजीन बनाना है तो उत्पाद क्या लिखेंगे C6H5N डबल बॉन्ड N C6H5 और यहाँ कितने लगा दिए 2। अब बेटा कितने ऑक्सीजन थे, 1 में 2 है तो 2 में 4, तो 4 ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए आप सीधी बात समझते हो कितने H की आवश्यकता होगी 8 की। अब देखो अगर आपने इसका अपचयन जलीय NOH के साथ करवा दिया तो आपका उत्पाद बनता है एजोहाइड्रोबेंजीन। एजोहाइड्रोबेंजीन बनता है। एजोहाइड्रो का मतलब ये डबल बॉन्ड टूट गया, एक H इधर जोड़ दो और एक H यहाँ पर जोड़ दो तो C6H5N H NH C6H5 ये कंडीशन आ गई। और देखो इस कंपाउंड को तो हमने क्या नाम दिया एजोबेंजीन और इसका हो जाएगा एजोहाइड्रोबेंजीन। एजोहाइड्रोबेंजीन। अब बेटा इनमें यहाँ आप आइडिया लगा लो कि देखो 2 अणु चाहिए तो 2 लगा दिए तो 4 तो ऑक्सीजन बाहर चले गए। कितने ऑक्सीजन 4 तो ऑक्सीजन बाहर चले गए और 2 H आपने यहाँ जोड़ दिए तो कुल H कितने जरूरत पड़ेगी 4 ऑक्सीजन को बाहर निकालने के मतलब 8 H और 2 यहाँ जोड़ दिए तो कितने हो गए 8 2 10। तो ये 10 को आपको बाहर निकालना है तो इसका मतलब यहाँ पे 10H प्लस। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तीनों मैंने रिएक्शन बना दी है। इनके कितने कितने अणु 2, इसका मतलब C6H5NO2 दूसरा C6H5NO2 जोड़ते हैं। तो याद करें इनकी रिएक्शन से ये उत्पाद बनते हैं। सीधा आपको याद करना, इसके अलावा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। याद क्या करना था, नाइट्रोबेंजीन है, अगर ग्लूकोज प्लस NOH के द्वारा अपचयन करोगे तो एजोक्सीबेंजीन। जिंक NOH लिया लेकिन एल्कोहलिक है तो एजोबेंजीन। जिंक NOH लेकिन जलीय है तो क्या प्राप्त होगा आपको एजोहाइड्रोबेंजीन प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट है अम्लीय माध्यम में अपचयन, क्षारीय माध्यम में अपचयन और उदासीन माध्यम में, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है और कंफ्यूज होगा तो एग्जाम में गलत करेगा और गलत करने की संभावना होती है। वो क्वेश्चन तो जरूर एग्जाम में पूछ लिया जाता है बेटा, इसलिए नहीं कि आपको फेल करना होता, वो तो थोड़ा क्वेश्चन अच्छे बनते इसलिए आते एग्जाम में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले फिर हम आगे बात करते हैं। अब देखो आगे बात करते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इंपॉर्टेंट है। क्षारीय माध्यम में हमने नाइट्रो कंपाउंड का अपचयन किया है, नाइट्रोबेंजीन का अपचयन किया है। इसके बाद जो इस अगर नाइट्रो समूह की अगर हम अभिक्रिया देखें तो नाइट्रस अम्ल से एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है, क्योंकि नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करवा के हम प्राथमिक नाइट्रोएल्केन, द्वितीयक नाइट्रोएल्केन और तृतीयक नाइट्रोएल्केन तीनों में विभेद कर सकते हैं, तीनों को अलग कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन अपनी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम बात कर रहे हैं किससे, नाइट्रस अम्ल से। नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला तो हमने कल परसों ही पढ़ा था, क्या होता है कमेंट्स में बता दीजिए। तो बात कर रहे हैं अपनी यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन हम किससे लिख रहे हैं इसकी, नाइट्रस अम्ल से। किससे, नाइट्रस अम्ल से। और यहाँ हम एक लाइन लिख सकते हैं कि नाइट्रस अम्ल के द्वारा, नाइट्रस अम्ल के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक, बड़ा शॉर्ट में लिख दिया है टाइम बच जाए,
नाइट्रस अम्ल के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक नाइट्रो एल्केन में विभेद किया जा सकता है। नाइट्रस अम्ल के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक नाइट्रो एल्केन में विभेद किया जा सकता है। अब इसके हमें कैसे याद करना वो समझो कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त प्राथमिक नाइट्रो एल्केन, क्या लिखा है? अल्फा हाइड्रोजन युक्त प्राथमिक नाइट्रो एल्केन। नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला हमने क्या बात की थी? HNO2, HNO3 नाइट्रिक, HNO2 नाइट्रस। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त प्राथमिक नाइट्रो एल्केन नाइट्रस अम्ल HNO2 से क्रिया करके, HNO2 से क्रिया करके नाइट्रोलिक अम्ल बनाता है। नाइट्रोलिक अम्ल क्या लिखा है बेटा आपने? नाइट्रोलिक अम्ल बनाता है जो क्षार तथा जल में विलय होकर, जो क्षार तथा जल में विलय होकर लाल रंग का विलयन बनाता है। तो पहले तो हम समझते हैं कि हमें लिखा क्या है, हमें इसको याद कैसे करना है, फिर हम आगे बात करें। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया नाइट्रस अम्ल से। तो नाइट्रस अम्ल की सहायता से, किसकी? नाइट्रस अम्ल की सहायता से हम प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक नाइट्रो एल्केन में विभेद कर सकते हैं। किसमें? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक नाइट्रो एल्केन में हम क्या कर सकते हैं? विभेद। इसमें सबसे पहले हम ले रहे प्राथमिक नाइट्रो एल्केन। पहली शर्त है बेटा यहाँ पे कि शर्त क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त होना चाहिए, कि जब भी हम पढ़ेंगे तो इनके पास क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त प्राथमिक नाइट्रो एल्केन की क्रिया जब आप नाइट्रस अम्ल से कराओगे तो क्या प्राप्त होगा? आपका नाइट्रोलिक अम्ल। क्या प्राप्त होगा आपको? नाइट्रोलिक अम्ल प्राप्त होता है। और ये नाइट्रोलिक अम्ल होता है वो किसमें? क्षार में तथा जल में विलय कर देंगे तो विलयन का रंग फिर क्या हो जाएगा? लाल। तो विलयन का रंग लाल हो जाएगा। इसका मतलब हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा अल्फा हाइड्रोजन युक्त प्राथमिक नाइट्रो एल्केन है। तो इसका एक रिएक्शन, एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं। तो जैसे एक सिंपल से कंपाउंड के रूप में ले तो मैंने एक ये लिख दिया CH3 CH2NO2 लिख दिया। अब बेटा अल्फा हाइड्रोजन का मतलब NO2 जिस कार्बन पे जुड़ा हो, NO2 जिस कार्बन पे जुड़ा हो उस पर NO2 जैसे इस कार्बन पे जुड़ा तो इस पे जो हाइड्रोजन होगा वो आपको क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। अब इसकी क्रिया आपको किससे करवानी है? नाइट्रस अम्ल से। अगर आपको याद हो तो नाइट्रस अम्ल की क्रिया मैंने समझाई थी कैसे लिखेंगे। नाइट्रस अम्ल को लिखने का तरीका कल ही हमने पढ़ा था, HON डबल बॉन्ड। ठीक है। अब देखो बेटा इस रिएक्शन में होता क्या है और आपका बनता क्या वो समझ लेते हैं। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि देखो ये NO2 समूह है, ये इस कार्बन से जुड़ा तो ये अल्फा कार्बन और ये कौन से हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ से ये दोनों हाइड्रोजन और यहाँ से ये ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जुड़ गए तो बाहर क्या चला गया? जल का अणु। और ये NOH वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा वो देखो आपके CH3CNO2। अब इस कार्बन से ये N जुड़ जाएगा तो डबल बॉन्ड NOH। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं नाइट्रोलिक अम्ल। इस नाइट्रोलिक अम्ल को आपने क्षार में, क्षार तथा
जल में क्या कर दिया इसको, विलय, तो इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल रंग का विलयन हो जाता है, जो इसकी पहचान है। कैसे रंग का, लाल रंग का विलयन हो जाता है, जो इसकी पहचान है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपने क्या लिया, नाइट्रोएथेन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से करवाई, तो ये रिएक्शन आपके सामने आ गई है। तो ये बिल्कुल बड़ा, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोलिक अम्ल बना वो क्षार जल में विलय होता है और क्या बनाएगा, लाल रंग का यौगिक बना लेता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये तो बात हो गई थी अपनी अल्फा हाइड्रोजन युक्त प्राथमिक नाइट्रो एल्केन के लिए। अब हम आगे बात करें द्वितीय के लिए, तो उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। द्वितीय की बात करें, अब देखो आगे बात करें, तो ये तो प्राथमिक हो गया। इसके बाद अब हम कौन सा ले ले बेटा, द्वितीय की बात कर ले, फिर तृतीय की बात कर लेंगे। देखो यहां पर क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त क्या लिख दिया बेटा, द्वितीय नाइट्रो एल्केन, द्वितीय नाइट्रो एल्केन HNO2 से क्रिया करके सूडोनाइट्रोल, क्या लिखा बेटा, क्या नाम लिख दिया मैंने, सूडोनाइट्रोल, नाम देख लेना आप, सूडोनाइट्रोल बनाते हैं। अल्फा हाइड्रोजन युक्त द्वितीय नाइट्रो एल्केन HNO2 से क्रिया करके क्या बनाते हैं, सूडोनाइट्रोल बनाते हैं, जो नीले रंग का होता है तथा क्षार में, विशेष बात क्या है, क्षार में क्या होता है, अविलेय होता है। तो बेटा इनकी पहचान बहुत अच्छी होती है, जिससे हम अभिक्रिया करवा के आसानी से इनकी पहचान कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये आपकी दूसरी रिएक्शन हो गई नंबर 2 पे, कि हमने क्या किया, अल्फा हाइड्रोजन युक्त द्वितीय नाइट्रो एल्केन की क्रिया HNO2 से करवा दी, तो हमें सूडोनाइट्रोल बनता है, जो नीला रंग का होता है और जो क्षार में क्या होगा आपका, अविलेय होता है। अब यहाँ से आपको समझना क्या है, वो आप विशेष बात ध्यान दें इसके लिए। तो इसका एग्जाम्पल देखना बेटा यहाँ पे कि CH3 CH CH3 और यहाँ क्या लिख दिया आपने, NO2। अब देखो NO2 जिस कार्बन पे जुड़ा है उस पर एक हाइड्रोजन है, अर्थात अल्फा हाइड्रोजन यहाँ उपस्थित है। अब इसकी क्रिया आप किससे कराओगे, नाइट्रस अम्ल से, तो HON डबल बॉन्ड O। अब सीधी सी बात है बेटा, जल का अणु बाहर जाएगा, तो जल का अणु बाहर जाएगा तो रिएक्शन बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि इस बार यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH है, वो आपका बाहर चला गया, तो कंडीशन क्या हो गई, CH3। अब देखो इस कार्बन के साथ क्या जुड़ जाएगा आपका NO, और ये NO2 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ मैंने लिख दिया N डबल बॉन्ड O, NO जुड़ गया और यहाँ पर आपका NO2। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं सूडोनाइट्रोल। क्या बोलते हैं, सूडोनाइट्रोल बोलते हैं। और ये कैसे रंग का होता है, नीले रंग का होता है। कैसे रंग का होता है, नीले रंग का होता है। और इस अभिक्रिया में क्या बाहर चला गया आपका, जल का अणु। क्या बाहर चला गया, जल का अणु। अब यहाँ से मैं इसके लिए और विशेष बात एक चीज़ और है कि ये जो कंपाउंड है वो किस में अविलेय होगा, क्षार में अविलेय होगा। तो नेक्स्ट लाइन ये लिख दी, यहाँ लिख दो, क्षार में क्या है ये, अविलेय। क्षार में क्या होता है बेटा, ये अविलेय होता है। इसके बाद देखो बेटा 30 पॉइंट के लिए मैं रिएक्शन ले लेते फटाफट कि तृतीय नाइट्रो एल्केन, देखो तृतीय नाइट्रो एल्केन होगा, उसमें अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होगा, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये क्रिया नहीं होती है। तो इसको मैं ऐसे ले सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति के कारण, अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति के कारण तृतीय नाइट्रो एल्केन
HNO2 से क्रिया नहीं करता है। बड़े एक चीज़ समझ लेना। तो तृतीय का एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे ये CH3NO2, तो हो गया ये तृतीय नाइट्रो एल्केन। अब ये जिस कार्बन पे जुड़ा उस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो जब आप इसकी क्रिया किससे कराओगे, नाइट्रस अम्ल से, तो यहाँ पर कोई क्रिया आपकी नहीं होगी। मैंने क्रॉस का निशान लगा दिया। अब एक बार यहाँ पे मैं बोर्ड पे रिपीट कर दूँ, इसको समझ लो, फिर हम आगे बात कर लेंगे कि हमने क्या लिखा कि नाइट्रस अम्ल से। तो अब अल्फा हाइड्रोजन युक्त जब आप द्वितीय नाइट्रो एल्केन लोगे और उसकी क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराओगे, तो ये याद कर लेना कि आपका क्या बनेगा, सूडो नाइट्रोल। क्या बनेगा, सूडो नाइट्रोल, जो कैसे रंग का होता है, नीले रंग का होता है। वो क्षार में क्या होता है, एविली। रिएक्शन मैंने समझा दी। लेकिन जैसे ही आप इसकी क्रिया किसके साथ कराओगे, तृतीयक नाइट्रो एल्केन, तो तृतीयक नाइट्रो एल्केन को यहाँ गौर से देखो, इस नाइट्रोजन के पास क्या नहीं है, आपका अल्फा हाइड्रोजन, तो ये क्रिया ही नहीं करेगा। इस प्रकार से नाइट्रस अम्ल की सहायता से आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक नाइट्रो एल्केन में क्या कर सकते हो, अंतर कर सकते हो, विभेद कर सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करने के बाद थोड़ा सा टॉपिक और बच गया, इसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछ लिया जाता है, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो अब देखो आगे बात करें कि अब देखो, आपको शायद पता होगा, आपने जो पहले वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़े होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़े हैं वो मेरे यूट्यूब पर जाके सर्च कर लेना कि आपको 10वां, 11वां, 12वां तीनों चैप्टर आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पर हमने ये पढ़ा है कि जिस कंपाउंड में बेंजीन वाले आती है, अब यहाँ पर कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, जैसे चैप्टर नंबर 10 में तो हेलोजन जुड़ा था, चैप्टर नंबर 11 में हमने क्या जोड़ दिया था, उसमें OH फिनोल के दिया था। तो जहाँ बेंजीन वाले होती है उसकी मुख्य अभिक्रिया कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो हम क्या पढ़ रहे हैं, नाइट्रोबेंजीन। क्या लिखा मैंने, नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन की भी मुख्य अभिक्रिया देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन गया कि जहाँ बेंजीन वाले आती है उसकी मुख्य अभिक्रिया कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसकी भी होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही हमने बेंजीन वाले के ऊपर NO2 जोड़ा तो ये जो नाइट्रोबेंजीन होता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होता है। तो क्वेश्चन बन गया कि नाइट्रोबेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होता है, क्यों। तो इसके दो रीजन सुन लेना कि एक तो आपको पता है जो NO2 समूह होता है, इस आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, एक तो I प्रभाव और एक होता है M प्रभाव। तो -I प्रभाव और -M प्रभाव के कारण, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, -I प्रभाव और -M प्रभाव दोनों के कारण बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आ जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आ गई तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील हो जाता है। एक पॉइंट तो ये। दूसरा सुना इंपॉर्टेंट कि अगर आपने पढ़ा हो तो आपने ये पढ़ा था कि जैसे आपने बेंजीन वाले के ऊपर हेलोजन जुड़ा हो, आपका OH समूह जुड़ा हो, NH2 समूह जुड़ा हो, अगर बेंजीन वाले के ऊपर ये समूह जुड़ा होता है तो आपको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो चैप्टर पढ़े होंगे याद होंगे कि आने वाला जो समूह होता है वो या तो ऑर्थो पे आता है या पैरा पे आता है। लेकिन बेंजीन वाले पर अगर NO2 समूह जुड़ा है, नाइट्रो समूह जुड़ा है, तो आने वाला समूह मेटा पे आता है। बेटा किस पे आता है, मेटा पे, ऑर्थो पैरा पे नहीं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि NO2 समूह जुड़ने पर बेंजीन वाले पे इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, लेकिन ऑर्थो और पैरा की तुलना में ज़्यादा कहाँ होता है, मेटा पे। इस कारण से आने वाला समूह कहाँ जुड़ता है, मेटा पे। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो सीधे क्वेश्चन के रूप में आएगा, चलो वही मैं लिखवा देता हूँ आपको
तो क्वेश्चन क्या बनता है वो लिख रहा हूँ आपके लिए। तो पहले तो क्वेश्चन इस प्रकार से आपके आएगा कि नाइट्रोबेंजीन, क्या लिखा है, नाइट्रोबेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, नाइट्रोबेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति, नाइट्रोबेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होता है, क्यों? क्या लिखा है, नाइट्रोबेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होता है, क्यों? तो दो ही बातें, माइनस आई और माइनस एम प्रभाव के कारण ऐसा होता है। तो आप लैंग्वेज में लिख सकते हो, आंसर लिखना चाहो तो इसका इस प्रकार से कि NO2 समूह के, NO2 समूह के माइनस आई तथा माइनस एम मेजोनेंस प्रभाव, माइनस आई तथा माइनस एम प्रभाव के कारण, माइनस आई तथा माइनस एम प्रभाव के कारण बेंजीन वाले, माइनस आई तथा माइनस एम प्रभाव के कारण बेंजीन वाले के इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आ जाती है, कमी आती है। एक ही बात है कि NO2 समूह के माइनस आई तथा माइनस एम प्रभाव के कारण बेंजीन वाले के इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आ जाती है। इस कारण ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होता है। इस कारण ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। और यहाँ से एक बात और, मेटा स्थान पर इलेक्ट्रॉन घनत्व है, अलग से नोट कर लेते हैं हम कि मेटा स्थान पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑर्थो तथा पैरा स्थिति की तुलना में, मेटा स्थान पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑर्थो तथा पैरा स्थिति की तुलना में अधिक होने के कारण, तुलना में अधिक होने के कारण अगर इसकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी तो आने वाला समूह कहाँ जुड़ेगा, मेटा स्थान पे। अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापी मेटा स्थिति पर जुड़ता है। कौन सी स्थिति पे जुड़ता है बेटा, मेटा स्थिति पे जुड़ता है। तो क्वेश्चन का आंसर तो बेटा ये इतना ही था, लेकिन ये चीज़ भी अपने लिए अच्छी है कि मेटा भाई क्यों होता है, तो वो आप यहाँ से याद कर सकते हो। तो बेटा अब आगे बात करेंगे चैप्टर, आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है कि टाइम अपने पास, बोर्ड एग्ज़ाम बहुत पास में आ चुकी है तो टाइम कम है, इस कारण से फालतू की बातों पे हम ध्यान नहीं दे पा रहे। जो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट, जहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछे जाने की संभावना है, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर नंबर 13 मैंने कंप्लीट करवा दिया है। और आपके लिए विशेष बात कह दूं, जो स्टूडेंट रेगुलर जुड़े हुए हैं, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने कंप्लीट करवा दी है 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और चैप्टर नंबर 16। तो ये चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। चैप्टर नंबर 12 में कुछ चीज़ें पेंडिंग रह गई थी, वो भी मुझे जब भी टाइम मिलेगा तब करवा दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे अब कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं कल वापस इसी समय पर।